साथियों, ईश्वर ने हम सबको दिमाग दिया है, दिल दिया है, बहुत कुछ सोचने समझने की शक्ति दी है। मेरे दिल और दिमाग ने जो अभी तक सोचा और समझा है, जो हालात उत्पन्न हुए हैं देश में, उस देश के हालात को देखते हुए जो समझा है, ये पूरा देश एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो गया। षड्यंत्र का शिकार, आपको पूरे लूटने और ख़त्म करने की व्यवस्था कर ली गई। जैसे बच्चा होता है ना, तो उसके माँ बाप जो कहते हैं वो बड़े के लोगों पे जो होते हैं, कोई भी भाई हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, तो उसे भरोसा करता है। हिंदुस्तान की जनता उस बच्चे की तरह थी जिसने उनको जो कहा गया उस पर भरोसा किया उसमें, और उनको ये पता नहीं था कि ये भरोसा उनको लूटने के लिए किया जा रहा है। इस भरोसे का कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे सारा हुआ। आप शुरू से सारी घटनाओं को रिव्यू करो। आपको जैसे बच्चे को लालच दिया जाता है ना, बेटा ये करो तो ट्रॉफ़ी देंगे, ये करो तो ट्रॉफ़ी देंगे, ये करेंगे, तो बच्चा नाचने भी लगता है। यही आपके साथ किया गया। आपको देंगे 15 लाख रुपए, मुझे वोट देकर जिता दो, मुझे राजा बना दो। पब्लिक बच्चों की तरह थी, उसने मान लिया। उसको समझाया भी गया कि इतने लाख करोड़ विदेशों में जमा है, ब्लैक मनी जमा है, स्विस बैंक में जमा है, सब कुछ बताया गया। तो उसको समझ में भी आ गया। बच्चों की तरह जो जनता थी उसको समझ में आ गया। उसने मान लिया, लॉजिक उसको समझ में आया, भाई इतने लाख करोड़ आ जाएंगे। और इसमें बड़े बड़े आपके भगवादारी लोगों ने भी आपको उल्लू बनाया। नेताओं को तो छोड़ दीजिए, नेताओं को बनाया उनका काम ही है। उनको उनकी बातों को सच मानने के लिए सब लोगों को यूज़ किया गया। मंदिर के पुजारियों को, भगवादारी बाबाओं को, सबको बताया, जिन्होंने आपको ये विश्वास दिलाया कि नहीं ऐसा करो तो सब बहुत अच्छा हो जाएगा। और अभी तक जो है वो आप लूट में रह रहे हो। अब जब आप इस तरह से काम करोगे, इनको वोट दोगे, तो आप बहुत दुनिया की बहुत बड़ी हस्ती बन जाओगे, सब आप लोग खुशहाल बन जाओगे, राम राज्य आ जाएगा। तो ये कह के आपने जीत लिया। अब जीतने के बाद शुरू हुआ लूट का जो असली पर्पस था, जिसके लिए ये सब काम हुआ था। अब उस लूट के पर्पस में सबसे पहले एक क्या किया गया कि सारी देश के अंदर टीवी देखती है। मतलब अगर आप रेलवे स्टेशन के किनारे में चले जाओ तो झुग्गी झोपड़ियों में भी आपको डिश लगा दिखाई पड़ेगा। ये पहले जो वो छतरी लगी होती थी वो दिखाई पड़ती थी, या केबल के कनेक्शन गए हुए थे, जाते रहते थे। तो सब जगह लोग टीवी तो देखते ही हैं। उनको टारगेट किया गया। पूरे हिंदुस्तान की अगर सारी इस मार्केट को टारगेट करें तो कितने 1000 करोड़ का फ़ायदा होगा। और साहब जो आप 125 रुपये में सारे चैनल देखते थे, आपको इस बता दिया कि साहब अब आपको बहुत बढ़िया विजिबिलिटी के साथ, बहुत अच्छी विजिबिलिटी के साथ आपको डिश लगानी पड़ेगी, और आप केबल देख ही नहीं सकते, केबल का कनेक्शन काट दिया जाएगा, तो आपको डिश ही देखना है। मतलब ये नहीं बोला गया कि साहब आप डिश भी देख सकते हो, आप केबल भी दे सकते हो अपने पैसे, अपनी सहूलियत से। दादागिरी स्टार्ट हुई ना, तो आप ये नहीं देखोगे, ये देखोगे। अच्छा, पब्लिक अभी भी वो बच्चे वाले उसमें थी, उनको सोच रहा था जो बड़े लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, मान लिया उन्होंने। और एक साल के अंदर 125 रुपये वाला केबल आप 500 रुपये पर पहुँच गए। 500 रुपये भी क्यों, 750 800 रुपये पे आप पहुँच गए। तो इतनी हज़ारों घरों से, करोड़ों घरों से कितना फ़ायदा कमा लिया गया। तो लालच और बड़ी, यार ये तो बहुत बढ़िया लूट का सिस्टम है, आप लोग वजह से लूटा जा सकता है आदमी को। तो लेकिन बिजनेसमैन ने कहा साहब ऐसे कितनी बार लूटेंगे। देखो, बिजनेसमैन ने क्या सोचा कि साहब अगर हम 100 रुपये की चीज़ बेचते हैं और 10% का प्रॉफिट है, 10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन पिछले 70 साल में कांग्रेस ने यहाँ के लोगों को अमीर बना दिया, देश खुशहाल हो गया, तो लोगों के पास दबा के पैसा है। तो अगर हम 100 रुपये की चीज़ बेच के 10 रुपये का प्रॉफिट कमाएं, इससे ज़्यादा बेहतर है कि पूरा 100 रुपये लूट लें, पूरा ही 100 रुपये लूट लें, तो सारा पैसा मेरा मुनाफा। अब लूटें कैसे? तो लूटने के लिए क्या षड्यंत्र किया गया? नोटबंदी। नोटबंदी के जो फ़ायदे सुनाए गए, आप सबको पता है वो सारे झूठ साबित हुए, सब सारे झूठ साबित हुए। देश को 9 लाख करोड़ का लॉस हुआ, अलग से आरबीआई नहीं बोला। नोटबंदी से सारा पैसा खींच के आपको ले लिया। अब देखो, जहाँ मन में कलुषता होती पता चलता है, जो आपको चीट करता है पता चलता है। अगर मान लो मुझे 1000 के नोट बदलने थे तो 1000 के नोट बदल देते। हम ये क्यों कहते हैं कि साहब आप अब बैंक से पैसा निकाल ही नहीं सकते, आप
एक हफ्ते में 25,000 निकालोगे, फिर 1 लाख निकालोगे। अभी भी रिस्ट्रिक्शन है, आप अपना पैसा जमा करके निकाल नहीं सकते। एक हफ्ते में इतने पैसे लो, एक हफ्ते में इससे ज़्यादा नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। यानी आपके पैसे पे इनडायरेक्टली कब्जा हो गया, गन लगा दी गई। ये डकैती है ना, क्योंकि आपकी जो स्वतंत्रता थी कि मेरा पैसा है, मैं घर पे रखूँ या बैंक में रखूँ, जमा मैंने मेहनत से कमाया है, तो उसको मैं कैसे भी करके यूज़ करी, वो आपकी पावर छीनी गई। उस पर कितने लोग मरे ये भी आपको पता है। गृहिणियों से भी एक एक पैसा लेके सब बैंक में जमा करा लिया। अब जब सब पैसा बैंक में आ गया तो लूट कितनी आसान हो गई। बैंक अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करता है? बिजनेसमैन को लोन देता है। बिजनेसमैन ने क्या किया, पैसा ले लेके भागना शुरू किया। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 31,000 करोड़, कितनी, ये तो बड़े बड़े हैं, जाकि कितने और हैं डिफ़ॉल्टर की लिस्ट आप सोचोगे तो आप चकित हो जाओगे कि सारा आप गरीबों का पैसा बैंक में जमा करवा के उसको लूट के निकाल के ले लिया गया। सारे बैंक किसके अंडर में है? या तो RBI के अंडर में या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, दोनों ही गवर्नमेंट की एजेंसी हैं। उन्होंने क्या कह दिया, साहब पैसा कोई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। PMC बैंक बंद हुआ, एक हफ्ते में साहब जो 6 महीने एक महीने में 35,000 निकाल सकते हो, आपका 10 लाख रुपए जमा है, आप अपना पैसा नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? इससे क्या कहते हैं, ये लूट हुई, डायरेक्ट लूट, डायरेक्ट डकैती आपके पैसे के ऊपर। इसका कोई बेनिफिट नहीं है, गवर्नमेंट ने नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। आप ऐसा क्यों जमा करते हैं? इसलिए कि घर में कोई पैसा आपका लूट करने नहीं जाए, तो आप बैंक में पैसा आपका सेफ है। सरकार की जिम्मेदारी, सरकार कहता है आपका कुछ भी हो मैं आपको पैसा दूंगा। तो जब वो सरकार की जिम्मेदारी खत्म हो गई तो बैंक भी क्या हुए, बैंक तो वैसे ही जैसे साहूकार के पास पैसा रखो वैसे बैंक के पास पैसा दे न दे आपका कोई भरोसा नहीं है। तो ये करके आपको पूरा पैसा लूट लिया। अभी भी लूट की हद खत्म नहीं हुई। अब लगा और कैसे लूटा जाए, तो साहब GST आ गया। GST कोई नहीं था, आप सर्विस टैक्स था, सर्विस टैक्स को आप GST में कन्वर्ट कर देते, या जो आपका वैट था वैट को GST में कन्वर्ट कर देते, कोई फ़र्क नहीं था। फ़र्क क्यों हुआ, जो 18% का टैक्स था उसको 28% में डाल दिया, जो 5-4% टैक्स था उसको 10% में डाल दिया, जो 5-7% था उसको 12% में डाल दिया। डबल पैसा आपसे लेना शुरू किया गया। यानी आपने कुछ पैसा अगर दबा के रखा है वो भी निकाले हम खींच के। क्यों? GST सब चीज़ पे एप्लीकेबल है, तो हर चीज़ में आपको GST देनी पड़ेगी। तो आपकी वो जमा पूंजी भी आपसे निकलवाई जाने लगी, खींचने लगे आपके। अब सोचिए कि किस तरीके से आपको लूटा जा रहा है। कांग्रेस के समय में जो पेट्रोल $110 प्रति बैरल था वो $10 प्रति बैरल पे आ गया। कांग्रेस $110 प्रति बैरल लेके आपको 60-70 रुपये में दे देती थी। 10 बैरल पे आप अगर हो गया तो आपको कितने का पेट्रोल पड़ना चाहिए? 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर। अब वो कितने में पड़ रहा है? 90 रुपये में। यानी कितना प्रॉफिट ले रही है? 70 गुना 80 गुना प्रॉफिट आपने ले ली। वो क्या हुआ? वो भी आपकी लूट हुई। ये हर तरीके से लूट है। कहीं भी ये राजतंत्र नहीं है, कहीं ये प्रजातंत्र नहीं है, कभी ये संविधान के हिसाब से नहीं, ये सीधी लूट है। अब तो सब पब्लिक को तो लूट डाला गया, अब क्या करें? तब सरकारी संपत्ति बेचो। सरकारी संपत्ति बेचने से डबल फ़ायदा। एक तो जब आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो तनख्वाह नहीं देनी पड़ेगी, दूसरा प्रॉपर्टी बेच के कितने करोड़ रुपए आएंगे वो देखो, फिर वो करोड़ रुपए बैंक में जाएंगे, फिर बिजनेसमैन के थ्रू, डिफरेंट स्कीमों के थ्रू उसको लूट के बाहर कर लिए जाएंगे। ये साहब जो लूट का सिलसिला अंतहीन सिलसिला। और उसके लिए क्या हो, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चे रोते हैं तो माँ उसके मुंह में कुछ मीठा टॉफ़ी लेमन जूस डाल देती है। तो उनको पता था कि यहाँ की हिंदुस्तान की जनता की औकात क्या है, उसकी औकात है नफ़रत। तो आपको नफ़रत में डाल दिया गया, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, ये धर्म वो धर्म, आपको नफ़रत में डाल दिया। और आप वो लॉलीपॉप की उससे खुश रहेंगे, देखो हमें तो बड़ा अच्छा हुआ एक मुसलमान मरा, बड़ा अच्छा हुआ एक हिंदू मरा, और तुम सब के सब लूटे गए 100%। किसी ने सोचा ही नहीं, और सोच के भी तुम इतनी नफ़रत में, तुम्हारी इतनी ज़्यादा नफ़रत है कि साहब आपने उसको सोचा ही नहीं कि हम ये क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये जो नफ़रतों का अंबार और जो आपको लूट, आप इस तरह हो गए, आपकी जॉब ख़त्म हो गई सारी। सर वो समय याद करो जब पटरी पे दुकानदार हज़ारों वो नौकरी की वो पोस्टें निकाल के बाहर उसके फॉर्म लगा के बेचता था। आप दिखाई पड़ती है कोई पोस्ट है? एक से एक पोस्टें, 2 लाख वैकेंसी, 10,000 वैकेंसी, 50,000 वैकेंसी निकलती थी, आप लोग भरते थे। आप अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हो कि बेटा बड़े होकर नौकरी पाओगे? अगर बड़े होकर तुम बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी तो कल आपका बच्चा क्या कहेगा?
क्यों पढ़ा रहे हो, नौकरी तो है ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं बंदूक चलाना सीखूंगा, लूटपाट तो कर लूँगा, उससे तो पैसा खा लूँगा। तो आप सोचिए आप समाज को कहाँ किस तरफ ढकेला जा रहा है। दूसरा, जब आप परेशान हुए तो ये हुआ कि परेशान हुए तो आप किसी के पास जाओगे, आपके देश में सरकार है तो आप पुलिस में कंप्लेंट करोगे, आप जुडिशरी के पास जाओगे तो उसको भी तोड़ दिया गया। कोई न्याय गरीबों के लिए नहीं है, कोई न्याय का तो आप देख रहे हो, एक से एक क्रिमिनल्स को बेल मिल रही है, जो निर्दोष लोग हैं उनको जेल हो रही है, तो वो भी ख़त्म कर दिया गया। और ये सब किसने किया? ये सब किसी मुसलमान ने नहीं किया, बाबर, अकबर, पाकिस्तान ने नहीं किया, ये आपके हिंदुओं ने किया, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं उन्होंने किया। हर चीज़ में प्रॉफिट कमाया गया। अब ये कोरोना, आप इसमें जो जब लॉकडाउन किया गया 341 केस थे, लॉकडाउन करते करते 3,67,000 केस, 2,67,000 केस हो गए। क्यों? तो लॉकडाउन से क्या फ़ायदा होगा? लेकिन लॉकडाउन से जानते हो किसको फ़ायदा है? ये बिजनेसमैन कमा रहा है। आप सोचो, जो आपको 100 रुपये वाली चीज़ डिस्काउंट लेके 110, 108 रुपये में मिलती थी, वो आज आपको डिस्काउंट दे ही नहीं रहा है, 150 दे रहा है। और लोग तो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, 200 लेने लगे कि भाई इतने है ही, लेना लो वरना जाओ, हैं? तो फिर आपसे और लूट शुरू हो गई, आपकी जेब से पैसा जा रहा है ना। यहाँ तक कि जब सब कुछ लूट लिया तब ये हुआ कि साहब अब तो हम अमीर और ये गरीब, अब पब्लिक के पास तो पैसा बचा नहीं, अब हम अमीर हैं, अब हम चलाएंगे बिजनेस, अब हम चलाएंगे फैक्ट्री, तो उसके लिए मुझे वो मजदूर वर्ग चाहिए जिसको मुझे पैसा ना देना पड़े, मतलब बहुत कम पैसा देना पड़े, तुम खाली रोटी खा पाओ, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा फ्यूचर ख़त्म हो जाए, मैं बिजनेस वर्ग, बाकी पूरी जनता, 100 करोड़ की जनता गुलाम बन जाए। तो लॉकडाउन, अब देखिए लॉकडाउन करने का तरीका है भाई कि भाई हमें लॉकडाउन करना है, 1 हफ्ते की नोटिस दे दी, सारी ट्रेन चला दी, ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रेन चला दी, बोला भाई सब लोग अपने घर जाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन लॉकडाउन अचानक क्यों किया गया? अचानक क्यों किया गया और आपको धोखे में क्यों रखा गया? लॉकडाउन करके ये अनाउंसमेंट किया गया कि कोई नौकरी से नहीं निकालेगा, पैसे देंगे। और बाद में कहा नहीं अच्छा नौकरी से निकल जा रहे हो, जाने दो, नौकरी जानी है जाने दो, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो पहले आपको अच्छा, और दूसरा धोखे में क्यों लूट कैसे हुई? आपको बोला गया 14 दिन का लॉकडाउन, ठीक है, या 21 दिन का लॉकडाउन, जितना भी था। अब 21 दिन का लॉकडाउन में कि साहब आपको 21, तो लोगों ने सोचा जो देखिए ये इस देश है, ये देश में आप कहीं भी जाके रहते हैं, सारे लोग, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में लोग में जाते हैं, नौकरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। तो लोगों ने सोचा चलो यार 14-15 दिन की 21 दिन की बात है, 21 दिन बाद में चलो लॉकडाउन खुल जाएगा, हो सकता है कोरोना कम हो जाए, तो 21 दिन रह लो। अब वो लॉकडाउन में डबल पैसे में, और उनकी नौकरी चली गई, किसी ने उनको पैसा नहीं दिया, उनका जॉब चला गया। अब उन्होंने सारा पैसा उस पर जाके खर्च कर दिया, यानी उन राज्य सरकारों, लोकल बिजनेसमैन ने वो बाहर के लोगों को लूट के उनका सारा पैसा लूट लिया। पैसा लूटने के बाद लॉकडाउन बढ़ा दिया। अब किसी के पास पैसा नहीं तो बोले हम ट्रेन बंद कर देंगे, जाने नहीं देंगे तुम्हें, यानी तुम वहाँ फंसे रह जाओगे, तो उनके यहाँ बंधुआ मजदूर, उनके यहाँ गुलामों की तरह काम करोगे, इज्जत से नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप समझ रहे हो कि किस तरह से आपको वो किया गया, लूट हुई आपकी। अब आपकी पैसे लूटने के बाद आपके हाथों पैरों, आपकी मेहनत को लूटा जा रहा है, आपकी मेहनत को लूटा जा रहा है। और वो लॉकडाउन बढ़ाते चले गए, हज़ारों लोग मजदूर मरते हुए, पैदल चलते हुए, हज़ार किलोमीटर, 500 किलोमीटर पैदल चले। उनको जिन्होंने खाना दिया उनको भी और भी FIR होगी, भाई तुम खाना क्यों दे रहे हो, उससे कोरोना फैल जाएगा। अरे ठीक है, हम वो नहीं देंगे, तुम दे दो ना। वैष्णो देवी चले जाओ, हर 10 कदम के बाद एक दुकानें हैं कि भाई लोग मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो भूखे रहेंगे, चलो खाना खिलाओ। तो तुमने इन लोगों को क्यों नहीं खिलाया? और मैं कहता हूँ ट्रेनें चालू क्यों नहीं की? पूरी ट्रेन को सैनिटाइज कर देते, तुम तो गवर्नमेंट हो, ट्रेन सैनिटाइजर गन खरीद तो पूरी ट्रेन को सैनिटाइज कर दो, लोगों को बोलो बैठो, जाओ अपने घर। लेकिन उनको घर भेजना पर्पस तो था ही नहीं, उनको तो लूटने का पर्पस था। और ये लूट में इस तरीके से सब कुछ, पूरा मजदूर वर्ग पूरा बर्बाद हो गया। आप समझिए आगे फ्यूचर में आपके बच्चों के पास नौकरियां नहीं है, अब पैसा आपसे छीन लिया तो आप बिजनेस तो कर नहीं सकते। कितनी बुरी तरह से घेरा गया आपको, पैसा छीन लिया तो बिजनेस नहीं कर सकते, नौकरियां छीन ली, अब क्या करोगे? अब तुम्हारे पास 2 ही चारा है, या तो हथियार उठाओ। बच्चे यही करेंगे ना, जॉब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? सड़क पर बैठे वो गुंडागर्दी लूटपाट करेंगे या गुलामी करेंगे। तो हिंदुस्तान की जनता में ताकत तो है नहीं कि लूटपाट करेगी, वो गुलामी करेगी।
वो जैसे पहले ज़मींदार के सामने वो हाथ जोड़ के किसान बैठा रहता था, भैया 2 रोटी दे दी, 2 रोटी खा के बस हम जिंदा रह लें। यानी आपको सिर्फ जिंदा, आपका खुशहाल देश, आपका खुशहाल परिवार, आपकी खुशहाल ज़िंदगी को आपको गुलाम बना दिया गया। अब मान लो कि मैं ये गलत कह रहा हूँ, मेरा दिमाग गलत सोच रहा है, क्योंकि भाई देखो मेरे दिमाग में जो आया मैंने सोचा, मेरे दिमाग में नहीं आया, मैंने जो देखा, अब मेरे दिमाग ने जो उसका एनालाइज किया और वो दिमाग जो मुझे भगवान ने दिया है वो ये है। अब तुम कहते हो कि मान लो मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो अब मैं कहता हूँ मेरे इस बात का जवाब दे दो। अगर तुम मेरी बात का जवाब दे दोगे तो मैं गलत हो जाऊँगा, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। ये बताओ, लॉकडाउन में तुमने दारू की दुकान क्यों खोली? उससे क्या कोरोना भाग रहा था? सबको पता था कि लॉकडाउन में जैसे ही होंगे, जब शराबी लाइन में लगेंगे तो सब सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो जाएगी और वो पीने के बाद अनकंट्रोल हो जाएंगे, लोगों को कंट्रोल में रखने की जगह अनकंट्रोल हो जाएंगे। तो तुमने क्या सोच के तुमने दारू की दुकान खोल दी? गलत किया ना। क्या सोच के तुमने ट्रेनें नहीं चलवाई कि लोग अपने घर पे पहुंच के शांतिपूर्वक रहें? क्या सोच के जो मजदूर लोग आपने बॉर्डर सील कर दिए कि साहब हम दूसरे स्टेट के लोगों को अपने यहाँ नहीं आने देंगे? ये पूरा देश एक एक स्टेट किसी के बाप की नहीं जागीर नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर के बाप की जागीर ये स्टेट नहीं है। तुम्हें ये देश अच्छे से चलाने के लिए दिया गया है, कोई किसी की सीमा पर रोक नहीं सकता। ये गुंडागर्दी थी, लेकिन ये हुआ और आपने रोक लिया उन सबको। चलो आपने एक देखो, आपने जो रीज़न दिया कि हमारे यहाँ फैल जाएगा, तो हमारे यहाँ क्या होता है? आपका स्टेट कोई है नहीं, भारत एक देश है, स्टेट क्या होता है? ये पूरा देश एक है। इस देश का कोई भी नागरिक बीमार है वो कहीं भी जाकर ट्रीटमेंट करा सकता है। पूरी देश की जिम्मेदारी बनती है कि अपने देश के बीमार आदमी को ठीक करो। और कोरोना ठीक क्यों नहीं हुआ ये भी आप समझो। न्यूजीलैंड में क्यों ठीक हो गया, आपके यहाँ क्यों नहीं ठीक हुआ? जानबूझ के कोरोना का संकट बना रहे ताकि दादागिरी लूटपाट चलती रहे, इसलिए कोरोना का टेस्ट इतना महंगा कर दिया गया कि गरीब लोग नहीं कर पा। अब 5-4.5 हज़ार तो गवर्नमेंट ने रेट दिया कि आप बिल वगैरह देख लो, सब 8-7-8 हज़ार रुपये का आता है। जिसकी मिनिमम वेजेस 1 महीने नौकरी करता है तो वो 8,000-9 हज़ार रुपये कमाता है। वो 9 हज़ार में टेस्ट करा लेगा तो सारी क्यों खाएगा क्या? क्या तुम्हारे गवर्नमेंट में कोई हॉस्पिटल ऐसा था जो आपने बोला इस हॉस्पिटल में कोरोना टेस्ट फ्री होगा और ट्रीटमेंट भी फ्री होगा? तुमने कहा कि नहीं मुझे तो पैसे चाहिए। तो लोगों ने क्या किया भाई, लोग क्या करेंगे भाई, पैसे तो है ही नहीं, तो ठीक है यार, जिंदा रहे तो ठीक है, मरे तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। और ऐसे लोग चुप बैठ गए तो वो कोरोना फैलता चला गया और फैलता चला जाएगा। वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। कोरोना तब ख़त्म होगा जब अब आप अपने लोगों को कोरोना का ट्रीटमेंट फ्री करोगे। और जिस तरह से क्वारंटाइन सेंटर में आप लोगों को जो डेथ कैंप होते हैं, डेथ कैंप की तरह रखने की जगह ढंग से रखोगे, अच्छे से रखोगे, उनको बढ़िया ट्रीटमेंट दोगे, लोगों को ये लगेगा कि यार घर में रहने के अच्छे से ज़्यादा अच्छा है हम क्वारंटाइन सेंटर में जाएं, वहाँ मुझे फैसिलिटी मिलेगी, वहाँ मेरा ट्रीटमेंट होगा। और देखो ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ जितनी होती है, जो लंग्स की डिजीज़ होती हैं, इस पर सबसे पहले वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपके लंग्स काम करना बंद करते हैं या कम कैपेसिटी पे काम करते हैं, ऑक्सीजन कम जनरेट करते हैं, तो आपकी बॉडी शिथिल होने लगती है। और उस समय आपके पास एक ही चारा रहता है कि आप वेंटिलेटर पे जाएं ताकि बॉडी को ऑक्सीजन मिलती रहे, आपके ऑर्गन्स काम करते रहें। और हमारे देश में वेंटिलेटर है ही नहीं। अगर आप कोरोना से सबक भी लो तो उसने सिखा दिया है कि तुम्हारे देश, जहाज, कारें सब ऐसी रह जाएंगी। लॉकडाउन होगा तो सबकी मर्सिडीज़ धूल खा रही थी, सिर्फ आप पे खाना काम आया जो आप पे गरीब किसानों ने दिया है, उन्हीं का पैदा हुआ किया हुआ खाना काम आया। किसी राफेल ने आपको खाना नहीं दिया, किसी मिसाइल ने खाना नहीं दिया, किसी चीज़ ने दिया। और उसने ये भी दिखा दिया कितनी दवा की तुम बना लो, अगर भगवान कोई भी ऐसी डिजीज़ जनरेट कर देगा, वायरस जनरेट कर देगा, तुम्हारी सारी दवाएँ सारी सब कुछ फेल हो जाएगा। और ये फेल इसलिए हुआ क्योंकि आपका देश ऐसे किसी संकट के लिए तैयार ही नहीं था। आपके जो शासक लोग होते हैं वो सिर्फ लूट के पैसा खाने पे लगे रहते हैं। 134 करोड़ लोगों के इतने बड़े देश में ऐसी हज़ारों लैब होनी चाहिए थी जो दुनिया की सबसे फेमस लैब होती, जो ये इंश्योर करती कि किसी भी तरीके का जीवाणु पैदा होगा, किसी भी तरीके का वायरस पैदा होगा तो मैं उस वायरस को जल्दी से जल्दी 15 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में, 6 महीने में टेस्ट करके सब लोगों को इससे बाहर कर देगा। अब मेरे पास अल्टरनेट सिस्टम है, लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स है, लाइफ सेविंग मेडिसिन है, मैं किसी को मरने दूंगा। ये मेरे देशवासी हैं, मैं इनको नहीं मरने दूंगा। देखिए ये होता है देश के लिए, जहाँ देश में राजा होता है। और ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ राजा है ही नहीं, यहाँ तो सेवक है, उसका काम ही सेवा करना है। तो वो आप अपने देश के लोगों को ख्याल करने की जगह उनको लूटने की सोचोगे
तो फिर जो देश का हालत हो गया है। आज भी मैं किसी भी पार्टी का दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त नहीं हूँ। आप देश के लिए अच्छा करोगे, मैं आपकी तारीफ़ करूँगा। आप देश के लिए बुरा करोगे, मैं बोलूँगा आप गलत हो। और आप सुधरो, नहीं सुधरो तो ऊपर वाला ऐसा प्रकोप करेगा। इंसान आपकी बराबरी नहीं कर सकता, शायद आपसे नहीं लड़ सकता हो, लेकिन एक चीज़ समझ लो, 134 करोड़ की 135 करोड़ की जनता है। 1 करोड़ नेता पुलिस को 2 करोड़ नेता पुलिस कुछ कर नहीं पाएंगे, 134 लोग खड़े हो जाएंगे। तो उनको इग्नोर मत करो, उनके ऊपर ध्यान दो और अपने देश को अपना देश समझो। देश को अमीरों को बेच के गुलामों, बाकी लोगों को गुलाम मत बनाओ। जिस पुलिस को लोग गाली देते थे, आज उन्हीं पुलिस ने कोरोना सेंटर में काम आए, क्योंकि वो देश था, देश की सरकार थी, देश के लोग थे। उन्होंने डॉक्टर्स बीमार होकर भी उन्होंने लोगों की सेवा की। उनको खुद कोरोना हो गया लेकिन उन्होंने दूसरे की सेवा की। इसे कहते हैं देश। कितने नेता आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आए कि साहब आपको परेशानी लीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। एक्चुअल में इस समय गवर्नमेंट को सारा पैसा जो लेबर वर्क था, जो मिडिल क्लास वर्क था, उसको देना चाहिए था कि मैं आपकी कंपनियों को पैसा लोन दे रहा हूँ, जितनी सैलरी आपकी जाती थी, जब तक लॉकडाउन रहेगा उतनी सैलरी रहेगी, आप कमाओ, आप खाओ घर में बैठ के, बच्चों को देखभाल करो, परिवार की देखभाल करो, कोरोना से बचो, कोरोना को फैलने से रोको। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, आपको ही बर्बाद करने की कोशिश की। तो दुख होता है जिसको वोट दे के आपने जिताया, ये भरोसे के साथ कि वो मेरे काम आएंगे, उन्होंने आपको धोखा दिया। और ये धोखा कब ख़त्म होगा ये भी पता नहीं, ये देश बचेगा नहीं बचेगा ये भी पता नहीं। आप ऐसे सोते रहोगे, घर में बैठ के पिज़्ज़ा बनाते रहोगे, पिज़्ज़ा खाते रहोगे, बस आप यूट्यूब में अपना पिक्चर देखते रहोगे और देश आपके हाथ से निकल जाएगा। और ऐसा नहीं कि पहले नहीं निकला है, जब मुग़ल आए तब भी ये देश हाथ से निकल गया, जब ब्रिटिश आए तब भी ये हाथ से निकल गया। आज आपके बिजनेसमैन आए हैं, उन बिजनेसमैन ने अपने देश को गुलाम बनाने की कोशिश की है, वो भी ऐसे ही होगा। आप ऐसे ही देखते रह जाओगे। बस सोचो कि आपको भगवान ने क्या इसीलिए बनाया है कि आपकी यही हैसियत है, पर आप सोचते हो कि अगर हम ऐसे ही हैं तो बेहतर है कि फिर आप गुलामी के लिए तैयार रहो। आप बन जाओ बहुत अच्छा है, लेकिन आप अपने बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने बच्चों के भविष्य के लिए तो सोचो कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। मुझे एक बात का सवाल दो, अगर आपके पास नौकरियाँ ही नहीं है तो बच्चे पढ़ लिख के क्या कमाएंगे, कहाँ जाएंगे? कितने लोग के पास पैसा है कि विदेशों में नौकरी दिला दें, या विदेशों में भी नौकरियाँ कहाँ रहेंगी? तो क्या होगा आपके बच्चों का भविष्य, आपके बच्चों का फ्यूचर? सोचो। नहीं सोचते हो तो तुम इंसानी कैटेगरी में आते ही नहीं। आई एम सॉरी बट दिस इज़ राइट।